कि जिन नेताओं को चुन करके हम एमपी एमएलए बनाते हैं, वो अपने बच्चों के लिए अरबों खरबों रुपए जुटाते हैं और वोट डालने वाला गरीब होता जा रहा है। ईवीएम पर सवाल मैं पिछले 5 साल से उठा रहा हूं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। जब कोई सुन नहीं रहा है, तो ये अंतिम मेरा प्रयास था कि मैं अपने आप को समाप्त कर दूं, मुझे राष्ट्रपति अनुमति दे दें, मैं अपने आप को खत्म करना चाहता हूं। इसलिए विश्वास नहीं, टीवी चैनलों पर विश्वास नहीं। ये कौन सी खबर, देश भारत का पहला प्रधानमंत्री है जो बिना हमले के बाल बाल बच जाता है। ये सब देख करके सुन करके लगता क्या करेंगे जी करके। जिन लोगों को होकर के बहुत शर्म लग रही है कि प्रधानमंत्री ने अपना नैतिक चरित्र कितना गिरा दिया है। जहां हमला नहीं हो रहा वहां बाल बाल बच रहे हैं। वो कह रहे हैं हिंदू खतरे में है, मुसलमान का मैं वो कभी नहीं। लोगों के द्वारा बनाई गई आम सरकार जब आम लोगों का खून पीने लगे, तो ऐसी सत्ता का क्या हम करें। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। हमें ऐसे भारत में नहीं जीना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूज्य भंते जी कह रहे हैं। श्रवण संस्कृति रक्षा फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, पूरे देश में घूम घूम करके बौद्ध संस्कृति, श्रवण संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन क्यों कह रहे हैं कि मुझे ऐसे भारत में नहीं जीना? राष्ट्रपति को पत्र लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि मतदाता जागरूकता दिवस जिस दिन होता है 25 जनवरी को, उस दिन इच्छा मृत्यु की डिमांड भी कर रहे हैं राष्ट्रपति से। आप भी कर रहे हैं, भूपेश बघेल जी के पिताजी नंदकिशोर बघेल जी भी कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? देखिए, भारत के लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ईवीएम में जो मैं वोट डाल रहा हूं, उस वोट की कोई वो नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है कि वोट प्रत्याशी को जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जब ऐसा पूरा देश मांग कर रहा है कि ईवीएम बदल देनी चाहिए, फिर भी सरकारें ईवीएम से वोट करा रही हैं। और जिसने ईवीएम बनाई वहां बैन है। विकसित देश जितने हैं, अमेरिका ज्यादा भारत विकसित नहीं है, वहां ईवीएम बैन है। तो ईवीएम से वोटिंग होना ही लोकतंत्र की हत्या है। इसलिए मुझे नहीं जीना इस भारत में। इतना ही नहीं कि जिन नेताओं को चुनकर के हम एमपी एमएलए बनाते हैं, वो अपने बच्चों के लिए अरबों खरबों रुपए जुटाते हैं और वोट डालने वाला गरीब होता जा रहा है। वारे देश, मोदी का देश, जहां कोरोना में मोदी के चहते हुए लोग अरबपति खरबपति हो गए और छोटे छोटे रोजगार वाले कंगाल हो गए। जाने कितने लोग यहां से पैसा लेकर के लूट करके भाग गए। ऐसे देश में क्या जी करके हम करेंगे, क्या करेंगे? लेकिन ये इच्छा मृत्यु या आत्महत्या, ये तो कानूनन अपराध है। अपराध है, इसीलिए देश के प्रथम नागरिक से देश का आम नागरिक अनुमति मांग रहा है कि मुझे अनुमति दे दीजिए, मुझे नहीं जीना ऐसे भारत में। अच्छा, ऐसे समय में जब आचार संहिता लागू हो चुकी है, चुनाव लगभग डिक्लेयर हो चुके हैं, ऐसे समय में ईवीएम पर सवाल उठाना ठीक है? ईवीएम पर सवाल मैं पिछले 5 साल से उठा रहा हूं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। जब कोई सुन नहीं रहा है, तो ये अंतिम मेरा प्रयास था कि मैं अपने आप को समाप्त कर दूं, मुझे राष्ट्रपति अनुमति दे दें, मैं अपने आप को खत्म करना चाहता हूं। इसलिए मैं मांग कर रहा हूं। आपका पत्र मैंने पढ़ा, आपने कहा कि संवैधानिक अधिकार भी हमारे खत्म हो रहे हैं, निजीकरण और तमाम अन्य बातें कहीं। संवैधानिक अधिकार या मानव को मिलने वाले जो अधिकार हैं वो कैसे खत्म हो रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र का स्तंभ मीडिया, जो लोकतंत्र को जिंदा रखता है, और जहां विरोधी विपक्ष कमजोर हो, वह लोकतंत्र अधूरा होता है। मुझे तो मीडिया पर ही विश्वास नहीं, टीवी चैनलों पर विश्वास नहीं। ये कौन सी खबर, देश भारत का पहला प्रधानमंत्री है जो बिना हमले के बाल बाल बच जाता है। ये सब देख करके सुन करके लगता क्या करेंगे जी करके। जिन लोगों को हम वोट देकर, जिन लोगों को हम सपोर्ट देकर आस्था के साथ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाते हैं, वो झूठ बोलते हैं, आंकड़ों को नहीं मानते हैं। वो देश को बांट रहे हैं, बेच रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, जातियों में नफरत फैला रहे हैं, धर्मों में नफरत फैला रहे हैं। धर्म आदमी के लिए है, धर्म के लिए आदमी नहीं है। ऐसा देश है, इसलिए मेरा मन नहीं करता जीने का। आपने बड़ी बात कही। प्रधानमंत्री जी जब अपने ही देश में कहते हैं कि मैं बाल बाल बच के वापस आ गया, तो इससे देश का अपमान नहीं हुआ? देश की सिक्योरिटी का, देश की सुरक्षा का, देश की ताकत का? पता नहीं वो किस आटा की चक्की का पिसा हुआ आटा खाते हैं, उन्हें शर्म नहीं लगी। लेकिन मुझे भारत का नागरिक होकर के बहुत शर्म लग रही है कि प्रधानमंत्री ने अपना नैतिक चरित्र कितना गिरा दिया है। जहां हमला नहीं हो रहा वहां बाल बाल बच रहे हैं। वो कह रहे हैं हिंदू खतरे में है, मुसलमान का मैं वो कभी नहीं कहता, सिख का मैं वो कभी नहीं कहता, ईसाई कभी नहीं कहता, बौद्ध नहीं कहते। हिंदुओं की इतनी बड़ी संख्या, मैं कह रहा हूं हिंदू खतरे में नहीं है, ये जो लोग कहते हैं ये खतरे में है। इसलिए ऐसे भारत मुझे नहीं जीना। मुझे अनुमति दिलवाइए, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, बस मैं अपने आप को खत्म करना चाहता हूं। जिस उत्तर प्रदेश में आप बैठे हैं, इधर चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, कुछ सकारात्मकता दिखती है या अभी भी चारों तरफ निगेटिविटी, नकारात्मकता या नफरतवादियों का ही दबदबा है? देखिए, लोकतंत्र में जहां धन हावी हो,
वहाँ उम्मीद नहीं हम कर सकते कि कोई ईमानदार किसान, ईमानदार पत्रकार, ईमानदार टीचर, ईमानदार डॉक्टर और ईमानदार सन्यासी कभी भी MP MLA का चुनाव जीत जाए, क्योंकि एक चुनाव 10 करोड़ का 5 करोड़ का कर दिया इन्होंने। ये पहली हत्या है लोकतंत्र की। जहां हम चुनने वाले व्यक्ति के लिए अरबों खरबों रुपया खर्च होता हो, वहां कभी भी कोई गरीब छोटा आदमी MP MLA नहीं बन सकता है। तो आखिर हम ऐसी स्थिति को क्या करें? लोग बदलने को तैयार नहीं, लोग सुधरना नहीं चाह रहे हैं। लोग इस समय 5 किलो आटा अनाज को विकास कह रहे हैं। पहले विकास लगता था जब कोई कोठी मकान दुकान बनाता था, व्यापार खड़ा करता था, उसे विकास कहते थे। भारत यहां तक आ गया है कि 5 किलो अनाज को विकास कह रहा है। ऐसे भारत में नहीं रहना मुझे। धर्म और राजनीति के घालमेल पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, धर्म शब्द हिंदी का है, धम्म शब्द पाली का है। शाब्दिक अर्थ है प्रकृति के अनुसार जीना। प्रकृति के अनुसार जैसे हवा न कभी बदली और न आगे भी बदलेगी, पृथ्वी न कभी बदली न आगे भी बदलेगी, सूर्य का प्रकाश न बदला न आगे भी बदलेगा। इसका जो सिद्धांत है उसी को बुद्ध ने धम्म कहा है। लोगों ने अपने मतलब के लिए अपने रिवाज बना लिए, परंपराएं बना ली और अंधविश्वास कर लिए। लोगों ने धर्म को रोजी रोटी बना लिया। ये भी सब हमसे देखा नहीं जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं मुझे अनुमति मिल जाए तो मैं अपने आप को खत्म करूं। बार बार आप खत्म करने की बात कर रहे हैं अपने आप को। मैं अच्छा ये जानना चाहता हूं कि मान लीजिए जो सरकार अगर बदलती है या नहीं भी बदलती है, तो आगे जो भी सरकारें आएंगी उनसे आप किस तरह के राज्य करने की कल्पना करते हैं? देखिए, शासक का जो चरित्र होता है वो ये होता है कि वो सबके लिए समानता का व्यवहार करे। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आखिर ये राजनीतिक लोगों का, शासकों का चरित्र क्यों नहीं बन रहा है? सब लोगों को रोटी कपड़ा मकान क्यों नहीं मुहैया है? एक व्यक्ति के पास इतना धन है कि धन वो जुटा जुटा करके परेशान है, टेंशन में रहता है, उसके घरों में घर भरे हैं, और एक व्यक्ति इतना गरीब उसके खाने के लिए पैसा नहीं। तो यह असमानता देख करके मेरा दिल रो रहा है। आज भी देश भारत में लाखों लोग बिना खाने के सो रहे हैं। आज भी करोड़ों लोग ऐसे जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। आज भी लाखों ऐसी महिलाएं हैं जिनको न्याय नहीं मिल रहा है। आज भी जातिवाद की वजह से, ऊंच नीच और छुआछूत की वजह से, सामंतवाद की वजह से हजारों लोग जिनको न्याय नहीं मिल रहा है। क्या करूंगा ऐसे जी करके भारत में? ज्यादातर लोग आज जिस परिवर्तन के लिए परेशान हैं वो महज एक राजनीतिक परिवर्तन है। लेकिन पहले भी सरकारों में देखा गया है कि सत्ता उन्हीं के हाथ में रहती है जिनसे हम आज पीड़ित हैं। तो सांस्कृतिक परिवर्तन के बिना वो राजनीतिक परिवर्तन स्थायी माना जाएगा? देखिए, आम लोगों के द्वारा बनाई गई आम सरकार जब आम लोगों का खून पीने लगे तो ऐसी सत्ता का क्या हम करें? आम जनमानस जिन्हें छोटे आदमी से बड़ा आदमी बना देता है, साइकिल चलने वाले से हेलीकॉप्टर पे चला देता है, एक छोटे घर में रहने वाले से बड़े घर में रख देता है, वही उनका खून पी रहे हैं। ऐसी नियति जब तक नहीं बदलेगी तब तक हम क्या परिकल्पना कर पाएंगे कि भारत हमारा बुद्ध का, कबीर का, नानक का भारत बन पाएगा? तो ऐसे परिवर्तन के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। आपकी नजर में सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय एक ही है कि सबको मान सम्मान मिले। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक किसी के साथ भेदभाव ना हो और सब लोग स्वतंत्रता के अनुसार जीते रहें और कोई किसी पर सामंती सोच ना थोपे, कोई किसी पर अपना धर्म ना थोपे, कोई किसी पर अपना रुतबा ना थोपे, कोई किसी पर अत्याचार ना करे और सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। मुख्य धारा जो है रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा की सब लोगों के लिए मुहैया हो, वही सामाजिक न्याय है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज की सरकारें और आने वाली सरकारें दे पाएंगी, इसलिए अब जीने का मन नहीं करता। तो आपने राष्ट्रपति को पत्र भेज दिया है? जी, पत्र भेज दिया है और पत्र भी मैं दिखा दूं, ये पत्र है। और मैं अपील करता हूं, अगर थोड़ी भी मानवता, करुणा, दया आपके अंदर बची हो तो इस अभियान में मेरा साथ दीजिए। मैं चाहता हूं लाखों लोग राष्ट्रपति को पत्र लिखें और उन्हें मजबूर कर दें कुछ बड़ा निर्णय लेने पर। बौद्ध भिक्षु सुमित्रतम थेरा जी उन चुनिंदा नामों में से एक हैं जो न सिर्फ पूरा देश भ्रमण करते हैं बल्कि पूरे देश में लोगों को सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए जगा भी रहे हैं। 25 जनवरी को यानी कि मतदाता जागरूकता दिवस के दिन यानी कि गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर आपने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। आपका कहना है कि जिस देश में मेरे संवैधानिक अधिकार सुरक्षित नहीं है वहां जी करके क्या करूंगा। इस स्थिति तक पहुंचा दिया गया है हमारा देश। निश्चित तौर पर यह सोचने का विषय है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।